दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख ऑटोनॉमस बॉडीज आर क्रूशियल टू द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग, स्ट्रीमलाइन देम और द हिंदू में छपे लेख प्राइवेटाइजेशन वाया ग्रेडेड ऑटोनॉमी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। स्वायत्त संस्थाएं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, हथकरघा बोर्ड और पावरलूम बोर्ड को सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के तहत समाप्त कर दिया। सरकार का दावा है कि इस कदम से सरकारी हस्तक्षेप की कमी वाले सरकारी निकायों के व्यवस्थित संचालन की शुरुआत होगी। कपड़ा मंत्रालय ने 8 टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस यानी कपड़ा अनुसंधान संघों का दर्जा एफिलिएटेड बॉडी के बजाय अप्रूव्ड बॉडी में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद सरकार ने इन संघों के संचालन निकायों से कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों को हटा दिया। सरकारी अधिसूचना की माने तो इसका मतलब होगा कि किसी भी निपटान, बिक्री और केंद्र सरकार के अनुदान से बनाई गई संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए कपड़ा मंत्रालय की पूर्व विशिष्ट मंजूरी की जरूरत होगी। सरकार का दावा है कि इन बोर्ड्स को खत्म करने और टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशंस के कद में बदलाव करने से नीति निर्माण पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार यह भी कह रही है कि ये बोर्ड्स राजनीतिक संरक्षण की जगह बन गए, जिससे बिचौलिए आने लगे और बुनकरों को नुकसान होने लगा। हालांकि इन क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने सरकार के इन कदमों की आलोचना की है। आशंका जताई जा रही है कि बुनकरों और शिल्पकारों के लिए चिंताओं को उठाने वाला मंच अब खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो सवाल कई हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि इन बोर्ड्स के खत्म होने के बाद पहले ही खस्ताहाल हो चुके इन उद्योगों की चुनौतियां कैसे कम होंगी। उन लाखों बुनकरों और शिल्पकारों का क्या होगा जो पहले से ही सरकार से राहत की आस लगाए बैठे हैं। फिर बोर्ड्स को खत्म करने और टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशंस के कद में बदलाव से स्वायत्त निकायों की स्वायत्तता का क्या होगा। एक अहम सवाल यह भी है कि क्या ये निकाय अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं, जिससे सरकार ने इन्हें खत्म करने का फैसला लिया। आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्वायत्त निकाय क्या होते हैं। दरअसल जब किसी कार्य को आज़ादी के साथ करने की ज़रूरत होती है, तब स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाती है, ताकि सरकारी तंत्र के बिना किसी दखल के कुछ लचीलेपन के साथ काम किया जा सके। ये मंत्रालय या विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किए जाते हैं। ये या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुदान के जरिए वित्त पोषित होते हैं। ये अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा उनके निर्देशों के साथ साथ पदों के निर्माण की शक्तियों से संबंधित इत्यादि के लिए निर्देशों द्वारा रेगुलेट होते हैं। ज्यादातर स्वायत्त निकाय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किए जाते हैं। कुछ मामलों में तो वे विभिन्न अधिनियमों में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय हैं, जबकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय हैं। अगर स्वायत्त निकायों की संख्या की बात करें तो 1955 में ऐसे करीब 35 निकाय थे। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा वक्त में ऐसे निकायों की संख्या करीब 700 है। ऐसा माना जाता है कि 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित द एशियाटिक सोसाइटी सबसे पुराना स्वायत्त निकाय है। मौजूदा वक्त में यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक निकाय है, लेकिन हालिया वर्षों में स्वायत्त निकायों से संबंधित कई मुद्दों के पब्लिक डोमेन में आने से इनकी जरूरत और जवाबदेही पर बहसें हो रही हैं। ऐसे में सवाल है कि हालिया वर्षों में स्वायत्त निकायों से संबंधित क्या मुद्दे हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, ये निकाय अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं, यानी करदाताओं के धन से इनका संचालन होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सरकारी विभागों की तरह ये निकाय सरकार की नीतियों का पालन नहीं करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्वायत्त निकायों को सरकारी विभागों की तरह ही जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। दूसरी ओर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण इन निकायों की समितियों की बैठकों को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है। वे कनिष्ठ अधिकारियों को नामित करते हैं, जिनके पास बैठकों के दौरान बड़े निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। यानी अधिकारियों की लचरता ने भी स्वायत्त निकायों की छवि को धूमिल किया है।
दूसरा बड़ा मुद्दा है कि स्वायत्त निकाय काफी संख्या में लोगों को रोजगार तो देते हैं, लेकिन इसके लिए कोई खास नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों में कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों की भर्ती होती है, जिनमें भर्ती नियम एक समान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत स्वायत्त संस्थाओं में भर्ती नियम एक समान नहीं होते। इन निकायों में से हर निकाय की नियुक्ति के नियम एवं नियुक्ति प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कभी कभी समान मंत्रालय के तहत अलग स्वायत्त निकायों के भी नियुक्ति नियम अलग अलग होते हैं, लिहाजा इनमें अनियमितताओं की पूरी गुंजाइश होती है। अगर पावरलूम, हैंडलूम बोर्ड्स की बात करें तो इन निकायों पर इस बात के भी आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है जिसके लिए उनकी कल्पना की गई थी। इन बोर्ड्स की प्रकृति सलाहकारी थी और वे नीति निर्माण को प्रभावित करने में विफल रहे। इन पर आरोप लगता रहा है कि वे एक बिचौलिया संस्कृति के उद्भव के साथ राजनीतिक संरक्षण के साधन बन गए, जिन्होंने बुनकरों के हितों की पूर्ति नहीं की। यही कारण है कि हालिया वर्षों में बुनकर उद्योग मृतप्राय हो चुका है। सवाल है कि बुनकरों और शिल्पकारों के भविष्य का क्या होगा। इस बात पर लंबी बहस चलती रही है कि हथकरघा और हैंडलूम उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में खुशहाली कब आएगी। इसके पीछे वजह है कि ये उद्योग दशकों से खस्ताहाल स्थिति में हैं और खत्म होने के कगार पर हैं, यानी इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। लेकिन सरकार द्वारा इन उद्योगों से संबद्ध बोर्ड्स को खत्म करने से एक बार फिर इन मजदूरों के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करवाने और हथकरघा बुनकरों को सरकार से सब्सिडी और अनुदान दिलवाने में मदद करता था। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड की ओर से तमाम ऐसी योजनाएं संचालित थीं जो बुनकरों को समय समय पर आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराती थीं और उन्हें अपने उत्पाद को बेचने और उसके प्रचार का मंच भी देती थीं। इन योजनाओं में हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास प्रोग्राम, हथकरघा विपणन सहायता, बुनकर मुद्रा योजना, धागा आपूर्ति योजना प्रमुख हैं। फिर इसके जरिए बुनकर अपनी चिंताओं को भी जाहिर करते थे। लेकिन आशंका है कि हैंडलूम बोर्ड के खत्म हो जाने के कारण बुनकर न तो अपनी चिंता को सरकार तक पहुंचा सकेंगे और न ही उन्हें कोई आर्थिक मदद मिलेगी। फिर उनके सामने रोजी रोटी का मसला पहले से ही मौजूद है। ऐसे में उनके भविष्य के आगे कई प्रकार के सवालिया निशान लग गए हैं। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ऐलान करते हैं कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उसके 5 साल बाद ही सरकार इससे संबंधित बोर्ड को खत्म कर देती है। सरकार का दावा चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बुनकरों के बीच कई तरह की आशंकाएं उभर आई हैं और सरकार को उनसे बात करने की दरकार है। इसमें कोई शक नहीं कि बुनकर उद्योग की चरमराती स्थिति को देखते हुए इसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जिस तरह सरकार अलग अलग व्यवसायों को राहत पैकेज देती है, उसी तरह बुनकरों के लिए भी ऐसे पैकेज का ऐलान हो तो इस उद्योग से जुड़े मजदूरों को राहत मिलेगी। स्वायत्त निकायों में एक निर्धारित प्रशासनिक ढांचे के बावजूद शासन संबंधित कई मुद्दे हैं जिनकी समीक्षा की भी जरूरत है। इस बहस के एक तरफ के लोग मानते हैं चूंकि इन निकायों को करदाता के पैसे से वित्त पोषित किया जाता है, इसलिए उन्हें सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए और सरकारी विभागों की तरह उन्हें भी जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन बहस की दूसरी तरफ का दावा है कि स्वायत्त होने के नाते उन्हें अपने वित्तीय और प्रशासनिक नीतियां बनाने का अधिकार है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि बिना किसी दखल के इन्हें अपना काम करने दिया जाए। दरअसल किसी भी निकाय को स्वायत्तता देने के पीछे मंशा होती है कि बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के इन संस्थाओं को अपने अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिलेगा। जब आज़ादी से अपने अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिलेगा, तभी सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और सरकारी संस्थाओं पर लोगों के भरोसे को मजबूती मिलेगी। संस्थागत स्वायत्तता से भ्रष्टाचार और किसी भी प्रक्रिया में अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगी। लेकिन यह भी सच है कि ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब संस्थाओं के मुखिया अपने काम के प्रति निष्ठावान हो और बिना किसी राजनीतिक प्रभाव में काम करने के इच्छुक हों। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, शासन की समीक्षा करने और समान प्रक्रियाओं को तैयार करने की तत्काल जरूरत है। इनमें सबसे पहला काम यह करना होगा कि किसी भी स्वायत्त निकाय के बारे में बताने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जो इसके काम करने की सीमाओं, इसकी स्वायत्तता और विभिन्न नीतियों को परिभाषित करता हो। एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर प्रत्येक मंत्रालय को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्वायत्त संस्थाओं की व्यापक समीक्षा करने की जरूरत होगी। दूसरा, नीतियों में एकरूपता लाने के लिए भर्ती नियमों, वेतन संरचना,
भत्ता और कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों आदि को कारगर बनाने के लिए एसएससी और यूपीएससी जैसी अखिल भारतीय एजेंसियों के तहत नियुक्ति की जरूरत है। तीसरा, अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक जैसे निकायों की समिति की बैठकें एक साथ आयोजित की जानी चाहिए ताकि उपयुक्त अधिकारी बैठक में शामिल हों और सार्थक सुझाव दे सकें। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को ऑडिट किया जाना चाहिए। कैग ने 2016 में स्वायत्त निकायों का एक संपूर्ण प्रदर्शन ऑडिट किया था, जिसमें उनके प्रदर्शन में किसी भी तरह की खामी पर प्रकाश डाला गया था। इस तरह का थीम आधारित ऑडिट अन्य निकायों के लिए भी किया जाना चाहिए। दरअसल इन निकायों में ऑडिट की कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है और कुछ निकाय कैग द्वारा ऑडिट करवाते हैं, जबकि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। कहने की जरूरत नहीं है कि जहां स्वायत्त संस्थाओं को अपनी कार्यशैली में आमूलचूल बदलाव लाने की जरूरत है, वहीं इनकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए सरकारी दखलंदाजी में भी कमी लानी होगी। हर संस्थान को प्रशासनिक और वित्तीय आज़ादी दिए जाने की जरूरत है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकें। समझना होगा कि संस्थाओं के कामकाज में स्वायत्तता, गुणवत्तापूर्ण कार्य और पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। सार्वजनिक संस्थानों के जरिए लोगों को मुहैया कराए जा रहे शासन की गुणवत्ता नागरिकों के लिए सबसे अहम है। हालांकि यह केवल संस्थागत स्वायत्तता पर ही अपनी निगाहें जमाने से हासिल नहीं होगा, बल्कि सुशासन के सिद्धांत के साथ साथ इसे अमल में लाने के लिए स्वायत्तता को पारदर्शिता और जवाबदेही से संतुलित किए जाने की जरूरत है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। स्वायत्त निकायों से आप क्या समझते हैं? इनकी स्वायत्तता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है?